नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। दिल्ली का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश होकर जाता है। कहा जाता है जो ये दो राज्य में अपना झंडा गाड़ देता, फतेह हासिल करता उन्हीं का सरकार बनता है। तो हमारे साथ मौजूद है लोजपा रामविलास के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार झा जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका खबर फर्स्ट में। सवाल ये है कि 5 लोकसभा सीट लोजपा को मिला और 40 में से 5 आपको मिल गया, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और 35 को किस तरह से? क्योंकि पिछली बार एक आरोप है कि जदयू का जो ग्राफ डाउन हुआ उसके पीछे लोजपा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस बार आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं? सभी एनडीए के जितने भी घटक दल है उनको किस तरह से लोजपा मदद कर रही है उन 3500 सीटों में? देखिए, हमारे लिए जो 500 सीट है उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने हमारे लिए, उसके अलावा भी हमारे लिए 5 के अलावा 35 सीट हमारे लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा मेन मकसद है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो 2 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री के तौर पे फिर से शपथ ग्रहण करें और देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में जिस तरीके से नाम भारत का हो रहा है, उस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बने। उसके लिए हम लोग 40 की 40 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जहां तक आपने 5 सीट की बात की, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी का एक स्नेह है और आशीर्वाद हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को लगातार मिलता रहा है, जो आप लोग मीडिया कर्मी ने बखूबी देखा। तो 5 सीट हमें मिली। हम लोग ने एक परिस्थिति को स्वीकार करते हुए 5 सीट मिली, हम लोग खुश हैं। और उस 5 सीट पे हमने आपने देखा कि जो 3 है जो सुरक्षित सीट है और 2 सामान्य सीट है, हमने एक नौजवान जो युवा जो प्रत्याशी है उसको हमने उतारा है मैक्सिमम। और 5 में से आप देखेंगे कि 2 हम लोगों ने महिला प्रत्याशी को दिया है। तो 5 तो हम जीतेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि शुरू से ही 40 में 40 बिहार से भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। 40 में 40। देखिए, एक कहावत आ रहा है, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन होगा विवेक जी कि क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। चाचा तो फ्लॉप हो गए इस बार 2024 में। ये कौन सा गुट्टी ऐसा खिलाया गया चिराग पासवान के द्वारा मोदी जी को कि जो 5 सीट जीत कर, जिनके पार्टी के पास 5 विधायक थे, आज उनको टिकट के लाले लग गए। ये कौन सा चक्रव्यूह था? कौन है इसके पीछे? चाणक्य का दिमाग थोड़ा बताएं अब जनता को, क्योंकि अब तो देखिए मेन वही है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी एक बहुत पुरानी कहावत है। चाचा जी ठीक है, हमारे घर के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गार्जियन हैं, पिताजी के बाद वही घर के गार्जियन हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस तरीके से वो टारगेट कर रहे थे, मैं दोबारा से नहीं बोलूंगा। अभी लोकसभा चुनाव का समय है, पूरा देश भर में जो है कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका है। हम लोग सब लोग भाजपा, एनडीए से लेकर, भाजपा से लेकर, लोजपा से लेकर और भी हमारे जितने भी घटक दल हैं, हम लोग सब एक कार्यकर्ता मुस्तैद है, सब लोग तैयारी कर रहा है। तो इस संदर्भ में मैं इतना ही बोलूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से वो हमको टारगेट कर रहे थे, जिस तरीके से हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो बदनाम करने का काम कर रहे थे, उनको ऊपर वाले ने सजा दी है। ये कलयुग है। अगर कलयुग में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, फल मिलेगा, आप तैयार रहिए। अगर गलत काम करेंगे उसके लिए भी तैयार रहिए कि आपको सजा मिलेगी। लेकिन एक बात है कि चिराग पासवान जी भी मोदी जी के साथ रहकर टाइमिंग परफेक्ट हो गया उनका भी। देखिए, सही टाइम पे आपको मीडिया प्रभारी बनाया गया, क्योंकि उनको इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? क्यों, क्या लगता है आपको कि मीडिया का जो रोल है आज के डेट में, खास करके 2024 के चुनाव में, तो एक बहुत बड़ा एग्रेसिव रोल लोजपा के द्वारा लिया गया आपको बना? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी का निर्णय है। हम लोग पार्टी के कांग्रेस और आरजेडी में इस बात का काफी हलचल है कि इस बार जो मीडिया प्रभारी बनाया गया है वो काफी सशक्त और काफी बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया गया, जिसका सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता भी अगर रहे तो हम लोग लगातार जो है उसको पार्टी के लिए काम करते हैं। और हमारे लिए जो मोदी जी को किस तरीके से अब की बार 400 पार की मुहिम में हम लोग लगातार उसमें काम कर रहे थे। ठीक है, पार्टी का एक निर्णय हुआ कि मीडिया पैनलिस्ट में हमको जो एक जिम्मेदारी दी जाए, तो पार्टी ने हम पे विश्वास जताया। उसके लिए पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा के लिए साधुवाद, धन्यवाद।
लेकिन हम लोग ऐसी पार्टी से आते हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी से आते हैं। अगर हम लोग कोई पद पे भी ना रहे, एक एक कार्यकर्ता भी जो हम लोग अपनी पार्टी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग लगातार एक कार्यकर्ता की बात की तो याद आया, हाजीपुर में कार्यकर्ता काफी असंतोष महसूस कर रहे हैं। कई लोग, नाम नहीं धरूंगा, कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं। उनको क्या बोलना है, कहाँ चूक हो गई? देखिए, आप हमको एक बार बताइए कि अगर हम लोगों को अगर 5 सीट के अलावा ज्यादा भी सीट मिलती तो यही परिस्थिति होती। आप हमको बताइए कि एक सीट पे लगातार एक सीट पे 20-20, 30-30, मैं कम ही बोल रहा हूं, इतने हर पार्टी में इतने उम्मीदवार, इतने कैंडिडेट तैयार रहते हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करें इस चीज के लिए? आप बताइए। हमारे चिराग पासवान जी बड़ी कैलकुलेशन करके पूरा एक सीट पे उन्होंने मुस्तैदी से उन्होंने 5 लोगों को दिया, 5 सशक्त उम्मीदवार को दिया। अगर हमको 7 सीट भी आती, 8 सीट भी आती, तो हम लोग क्या 20-25 या 30-40 जो और भी लोग हैं, क्या हम लोग कर पाते? तो 5 सीट थी तो 5 सीट ही तो हम लोग उम्मीदवार प्रत्याशी उतारते। तो बड़ा दुख हुआ कि अगर कुछ लोगों ने अगर पार्टी से अगर इस्तीफा दिया, तो ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट डाल पाएंगे पार्टी का नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे। ऐसा मुझे कतई 1% भी नहीं लगता, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय जो संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान जी का वो क्षेत्र रहा है, उन्हीं के तो पुत्र है, वो उन्हीं का तो बेटा चिराग पासवान जी मेन होता है सर। कोई किसी पार्टी का अगर रीढ़ कोई होता है तो वो कार्यकर्ता होता है, और एक दिन में अगर 20 से 25 कार्यकर्ता एक साथ अगर पार्टी को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं तो सवाल। देखिए, ऐसा है कि जो भी अगर आप 20-22 पार्टी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, वो सभी हाजीपुर के ही नहीं है, अलग अलग जगहों से लोग उम्मीद लगाए, आस लगाए बैठे हुए थे, जो गलत है। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी की कोई एक जिम्मेदारी होती है, बड़ा कैलकुलेशन होता है सभी पार्टी में कि उसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, उस इंडिविजुअल को क्या इंटरेस्ट है, वो क्या अच्छा से बेहतर कर सकता है, क्या चुनाव लड़ सकता है, क्या चुनावी प्रबंधन अच्छा कर सकता है, क्या वो कैंपेनिंग अच्छा कर सकता है, फंड मैनेजमेंट कर सकता है। आप समझ रहे हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग एक भूमिका होती है, अलग अलग टैलेंट होता है। हो सकता है हमारे में कुछ कमियां हो, हमारे में कुछ अच्छाई हो, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता रहता है। ये वो हाईली ऑब्जर्वेशन पे होता है हर आदमी। तो जो हमारी पार्टी के जो 5 लोगों को टिकट दिया, वो पार्टी ने एक सोच समझ के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड ने सोच समझ के दिया। और जो लोग आप कह रहे हैं कि वो नुकसान पहुंचाएंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, हमको तो नहीं लगता कि वो लोग नुकसान पहुंचाएंगे। अगर उसमें 2-4 लोग अगर नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल है कि चिराग जी का एक स्लोगन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अब ऐसा लगता है कि उनको बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। देखिए, विपक्ष के तौर पर एक मुहिम चलाना, और जब आप सरकार में आ जाए तब, क्योंकि देखिए इसके बाद उनको मंत्रिमंडल भी मिलना तय है, ऐसा चल रहा है बात। तो उस परिस्थिति में जब रियल में उनके पास पावर आएगा, क्या रोड मैप है आप लोग के पास? किस तरह से बिहार को सबसे आगे पहुंचाइएगा? किस तरह से उन बिहारियों को घर वापस लाइएगा जो आज महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर में दर के ठोकरे खा रहे हैं? क्या कोई रोड मैप है? ठीक कह रहे हैं आप। ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही बड़ा पीड़ादायक ये चीजें हैं जो लगातार 90 के बाद, लालू जी के समय में 2005 से 2000 अभी लगातार जो पलायन जो पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है, ये बड़ा बिहार के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि बिहार के लोग कितने टैलेंटेड हैं, चाहे कहीं भी देश दुनिया में कहीं भी बाहर जाते हैं तो इतना बड़ा से बड़ा नाम करते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए। लेकिन बिहार इतना क्यों पीछे रह गया? बिहार तो आजादी के बाद जो अधिकार दूसरे अन्य विकसित राज्यों का है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वही तो बिहार का भी था। लेकिन बिहार पीछे चला। कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों का, जो पॉलिटिशियन जो लगातार जो इस प्रदेश के मुखिया रहे, कहीं न कहीं वो उसके लिए जिम्मेदार, वो हट नहीं सकते, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो एक विजन तैयार किया, आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी लोजपा कार्यकर्ता सशक्त हैं। लेकिन 2025 में एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते लगातार मैं मीडिया कर्मियों से के माध्यमों से एक मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, और बड़े से बड़े चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी में वो टैलेंट है, चिराग पासवान जी में वो चीजें हैं जो बिहार को चला सकते हैं। एक युवा है, बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो मैंने तो पिछले कई बार बोला है कि उनको एक प्रयोग करना होगा। आप देखेंगे कि स्वीप कर जाएगा, 243 की असेंबली है, यहाँ देखेंगे 200 पार कर जाएगा। जैसे अभी 400 पार की हम लोग 543 का अभी जो पार्लियामेंट का है चुनाव, उसमें हम लोग जैसे 400 पार मोदी जी के नाम पे हम लोग जो लगे हुए हैं, अब निश्चित रूप से ये हम लोग उसके पास पहुंचेंगे। एक सवाल 200 से ऊपर चला जाएगा अगर चिराग पासवान। एक सवाल है, जमुई में जब हम सर्वे कर रहे थे, चिराग जी से भी हमारा 1-to-1 हुआ, उस समय भी मैं वो क्वेश्चन उनसे पूछा था और आज आपसे भी पूछ रहा हूं कि 2 टर्म तक जमुई को चिराग पासवान, जमुई की जनता ने चिराग पासवान को वोट दिया, अपना भरोसा दिखाया, बखूबी वो काम भी किए हैं, नो डाउट। लेकिन एक बाहरी और भीतरी का जो वहां पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो आप लोगों से शायद छुपा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाहरी को वोट नहीं देंगे, तो इस चीज को लोजपा कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व किस तरह से देखती है और जमीन पर किस तरह से इसे आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई किसी भी पार्टी में बहुत तरह के लोगों की अहम भूमिका होती है। आप जहां तक जमुई की बात कर रहे हैं, जो हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही जो एक अरुण भारती जी की मैं बात कर रहा हूँ, अरुण भारती जी, मैं आपको बताऊं कि जो आपको दिख रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं या जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो आपको पीछे, वही लीडर नहीं होते। पार्टी चलाने के लिए या पार्टी की बहुत सारी रणनीति होती है, बहुत सारी रूपरेखाएं तय होती है, बहुत तरह के मैनेजमेंट को देखना होता है पीछे से, पर्दे के पीछे से भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारे बहनोई साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो बहनोई साहब हैं, अरुण भारती जी, वो उनका पर्दे के पीछे का जो एक मैनेजमेंट लगातार रहा है, 2014 आप कर लीजिए, 2019 ले लीजिए, माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उस समय से ही लगातार काम के लिए, ऐसा नहीं कि वो बाहर से आ गए या बाहरी आ गए, ऐसा नहीं है। चिराग जी ने जब वहाँ हाजीपुर की जनता ने जब ये डिसाइड किया कि श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद वहाँ का कौन आगे देखेगा, वहाँ का वारिस कौन होगा, वहाँ के आगे का कौन जो आगे लेके जाएगा, जो वहाँ की जो उनकी जो कुछ कमियां रह गई थी उसको कौन पूरा करेगा, तो उनका बेटा ही पूरा करेगा। जब इनकी डिमांड जो धीरे धीरे जो उनका एक आवाज आने लग गई, तो चिराग जी ने सोचा और पार्टी ने एक सोचा कि वहां पर किसको ऐसा दिया जाए जो जमुई को बखूबी एक आधा चिराग समझिए कि चिराग जी ही उसको देखें। तो एक अरुण भारती जी से अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता था। धीरे धीरे अब आप देखेंगे जमुई में कि मुझे लगता है कि वो 2/3 बहुमत से जो वो अरुण भारती जी वहां जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री, मतलब बाहरी भीतरी वाला जो मुद्दा था उसको आप लोगों ने बाहरी नेग्लिजिबल कर दिया। जो बाहरी भीतरी का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहने वाले हैं और वो बनारस की जो जनता है वहां उनको प्यार मिलता है। स्मृति ईरानी जी बाहर से हैं और उनको अमेठी और राहुल गांधी को कैसे खदेड़ के बाहर कर दिया। तो पार्लियामेंट का चुनाव है, उसमें भारत का नागरिक कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसकी लोकप्रियता, वहां की जो जनता है, थोड़ा हो सकता है कि नए नए विपक्ष के लोग कुछ रूमर फैलाते हैं, कुछ अलग कुछ शगुफा छोड़ देते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता है कि वहां की जनता को, आम आवाम को, कि नहीं ये तो हमारे अपने ही है। उससे अच्छा चिराग जी कई बार बोल चुके हैं इस बात को कि अरुण भारती जी हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, अच्छे तरीके से वो काम करेंगे। देखिए, सीएम बनाने की बात आपने कहा कि कई बार आपके तरफ से ये बोला गया कि बिहार को अगर सबसे अच्छा कोई सीएम मिल सकता है तो चिराग पासवान। लेकिन सवाल उठता है, सरकार बनाने से लेकर सीएम बनाने तक संख्या बल बहुत जरूरी होता है। 5 लोकसभा सीट जिस पार्टी को मिला हो, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कभी चिराग पासवान जी को सीएम कैंडिडेट बना सकती है? उनके कार्यकर्ता सहमत होंगे? देखिए, ऐसा होता है राजनीति दृष्टिकोण से आप सवाल दीजिए, डिप्लोमेटिक निश्चित रूप से। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया, 2010 में उनके नेतृत्व में लड़ा गया, 2015 ठीक है 13 में हमसे चले गए एनडीए से, वो अलग हो गए। लेकिन फिर देखेंगे आप 2017 2020 में भी उनकी सीट आप देखेंगे कि कितनी कम है। आपको खुद पता है 40-43 के आसपास उनकी सीट है। फिर भी जो पार्टी एक बार एनडीए ने डिसाइड कर लिया, भाजपा ने डिसाइड कर लिया कि उनको उनके फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो पार्टी तय करती है, एनडीए के घटक दल तय करेगा। नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में आप भी समझ रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चिराग पासवान। उस समय जो सियासी समीकरण था वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी एक्सेप्ट की हुई थी कि नीतीश कुमार हमारे सीएम है, और पार्टी भी, और एनडीए बीजेपी और जदयू के बीच जो संख्या था वो भी डिफर नहीं कर रहा था। उसमें भी बहुत बड़ा
एक समीकरण बीच में सेट था जो कम हुआ था। मेरा सवाल ये है कि 5 सीटों वाली पार्टी को क्या बीजेपी बनने देगी सीएम? देखिए क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि 5 सीट दिया तो उसको आप कम पे ले रहे हैं। 40 तो लोकसभा की सीट है यहाँ पर। बहुत तरह के यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन वाला स्टेट है। विधानसभा में कितना सीट देख रहे हैं? बहुत सारा कास्ट कॉम्बिनेशन वाला स्टेट है ये। तो 5 सीट आप देखेंगे, दूसरे घटक दल को आप देखिए जो अलग अलग नाम कहने की जरूरत नहीं है, किसी को एक, किसी को एक, किसी को तो ऐसे मिला। तो 5 अगर इस तरीके से हमारे को अगर एनडीए से हमें अगर मिला है तो उसको आप उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। ये मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव है, लोकसभा का, देश का चुनाव है। वहां पर जो है जिसका फेस पे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, निश्चित रूप से अगर ये प्रयोग हो जाए कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर घोषित कर दिया जाए, तो एक मैं लोजपा कार्यकर्ता ये बात आपको नहीं कह रहा हूँ, हमने ये देखा, पूरा बिहार ने देखा, पूरा देश ने देखा कि जो यहाँ के जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि एक युवा इस राज्य का प्रतिनिधित्व करे। युवा तो तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव जी का क्या इतिहास है, लोगों को नहीं पता है क्या? तेजस्वी यादव का इतिहास नहीं, बोलिए उनके पिताजी का इतिहास, उनका पूरा परिवार का ही इतिहास, उनका पीछे क्या हुआ, यहाँ किस तरीके से ये राज्य चलता था। लोग कहते थे कि आजू बाजू राज्य में इसको मर्ज करा दो। मेजर माइग्रेशन हुआ, नंग धरंग लोग, ट्रेन जो लोग जा रहे थे भोजन के तलाश में, लोग शिक्षा के तलाश में चले गए। शुरुआत वहीं से हुआ इस राज्य में। तो इसीलिए चिराग जी के पास एक विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक विजन है। उसके तहत जो है आगे हम, लेकिन अभी हम लोग जो मौजूदा जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी को बिहार जैसे राज्य में 40, एक मेजर स्टेट है जहां से 40 सीटें आती हैं। लास्ट सवाल, 40 में 40 हम लोग कैसे भेजें? एक एक कार्यकर्ता मुस्तैद है। 40 की 40 तो बात हो गई। लास्ट सवाल है, 25 से क्वेश्चन होगा। कितना सीट आशा करते हैं लोजपा को मिलेगा? क्या विजय कुमार झा फिर से मिथिलांचल की धरती को एक बार क्या मौका मिलेगा? कौन से सीट से लड़ेंगे कि जहां थोड़ा सा बता दें। देखिए वो तो पार्टी का सवाल है, पार्टी जिम्मेदारी देती है। पार्टी को अगर लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए तो हम चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को, बेनीपट्टी से हमारे आदरणीय पिताजी लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार 85,000 वोट से वो चुनाव जीते हुए। मैंने कई बार कहा है मीडिया कर्मियों से भी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी कहा है कि मेरी एक इच्छा थी कि जैसे 2014 से 2019 तक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार एक पार्लियामेंट के सीट में थे, साथ बैठे थे। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी के साथ एक टर्म जो है, कम से कम एक टर्म हम लोग साथ में जो है विधानसभा में रहे और मैं ड्राइव करके पिताजी को विधानसभा ले जाऊं और ड्राइवर को कहूं कि आप आराम करिए आवास पे, मैं उनको ले जाऊं। तो ये मेरी अपनी मन की ये बात है, लेकिन पार्टी आलाकमान को तय करना होता है। पार्टी के बहुत तरह की परिस्थितियां होती हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, समीकरण देखना होता है। जहां तक आपने सीट की बात की, हमारे 243 विधानसभा सीट का ये स्टेट है। एक एक विधानसभा सीट पे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा टैलेंटेड भरा हुआ हमारी पार्टी में, लेकिन एनडीए के घटक दल में इसको तय किया जाएगा कि रामविलास जी, अपना एलजेपी रामविलास को कितनी सीट दिया जाए। हम तो चाहेंगे कि हमको 100 सीट मिले, कम से कम 100 सीट मिले, लेकिन तो आपको बताया मैंने 243 सीट पे हमारे सारे हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से लगे हैं और सब लोगों में टैलेंट लड़ सकता है। लेकिन पार्टी के घटक दल को, एनडीए के शीर्ष नेताओं को तय करना होगा कि हमें कितनी सीट मिलेगी। तो इस बार आपकी बार 40 पार, इस बार 40 पार, बिहार में 40 में 40। इसी नोट पे इस संस्करण को हम विराम लगाते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट और एटीएस के साथ।